हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 47। निवेदिता की जिंदगी में जो लड़का था वो अभी तक सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था। निवेदिता उस लड़के से बहुत प्यार करती थी और उस पर पूरा भरोसा भी, लेकिन लड़के की उलझी उलझी बातों से उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि वह निवेदिता की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नैना के लिए आया था। अवी के घर के गेट के बाहर खड़े गार्ड की नजर जब लड़के पर पड़ी तो उसने कहा, ए भैया, यहाँ क्यों खड़े हो? गार्ड की आवाज से लड़के की तंद्रा टूटी। उसने सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से रौंदकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर जा बैठा और फिर वहां से चला गया। निवेदिता खुशी खुशी अपना बैग लिए अंदर चली आई। मॉम, डैड, भाभी, कहाँ हो आप लोग? देखो कौन आया है। निवेदिता ने हॉल में आते हुए कहा, अरे निबी दीदी, आप? घर के सभी लोग तो महादेव के मंदिर गए हैं। वो नैना मैडम के मम्मी पापा आए थे, उनके साथ। भोला भैया ने हॉल में आकर कहा, ये लो, मैं तो उन सबको सरप्राइज देने आई थी और उन लोगों ने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अच्छा भोला भैया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनवा दीजिए, बहुत भूख लगी है। निवेदिता ने सूटकेस और अपने पर्स को वहीं छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, हाँ मैं रसोइये को बोल देता हूँ। कहकर भोला भैया भी वहां से चले गए। निवेदिता अपने कमरे में आई और कबर्ड से कपड़े लेकर सीधा नहाने चली गई। नहाने के बाद उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। उसने कपड़े बदले और शीशे के सामने आकर हाथों पर लोशन लगाने लगी। हाथों पर लोशन लगाते हुए निवेदिता की नजर अपनी गर्दन पर गई, जहां लाल रंग का एक निशान बना हुआ था। उसे देखते ही निवेदिता के होठों पर मुस्कान तैर गई और बीती रात की यादें ताजा हो गई जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। निवेदिता ने एक बंद गले का टॉप पहना जिससे वो उस निशान को छुपा सके। कुछ देर बाद वह नीचे चली आई, तब तक भोला भैया उसकी पसंद का खाना टेबल पर लगा चुका था। निवेदिता आकर डाइनिंग के पास बैठी। भोला ने उसकी प्लेट में खाना परोस दिया और निवेदिता खाने लगी। खाना खाते हुए उसे फिर अपने बॉयफ्रेंड की याद आई और उसने तुरंत मैसेज किया, बेबी, आई मिस यू। आई मिस यू टू। दूसरी तरफ से मैसेज आया, तुम वापस जाने के लिए निकल गए क्या? निवेदिता ने भेजा, हाँ मुझे 1 हफ्ते के बाद वापस आना है किसी मीटिंग के सिलसिले में। दूसरी तरफ से मैसेज आया, रियली? तो फिर हम मिलेंगे ना? वैसे भी मेरा कोर्स पूरा हो चुका है, अब मुझे वापस बैंगलोर जाने को नहीं मिलेगा। पापा कह रहे थे मैं यहीं प्रैक्टिस करूं। निवेदिता ने भेजा, ओके, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूं, शाम में बात करता हूं। दूसरी तरफ से मैसेज आया, ओके बेबी, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। निवेदिता ने भेजा, आई लव यू टू। दूसरी तरफ से आया और फिर उस लड़का ऑफलाइन हो गया। निवेदिता ने फोन साइड में रखा और खाना खाने लगी। बीकानेर सिटी मॉल। फ्लैट पर अकेले मोंटी बोर हो रहा था, इसलिए घूमने बाहर चला आया। किचन में सामान भी खत्म होने वाला था, इसलिए मोंटी ने मॉल घूमने का प्लान बनाया। उसके पास अभी कुछ रुपए थे जो उसने फ्यूचर के लिए बचा कर रखे थे। मॉल आकर मोंटी रैंक में सामान देखने लगा। हमेशा ऐसा होता था, जब भी वह रुचिका के साथ घर का सामान लेने आता था, बस जो सामान पसंद आया उसे उठाकर टोकरी में रख लेता था। लेकिन आज पहली बार मोंटी सब पर प्राइस टैग देखते जा रहा था और बहुत सोच समझकर कुछ खरीद रहा था। घूमते हुए मोंटी एक रैंक के पास आया। वहां बहुत सारे केक्स और पेस्ट्री रखे थे। उन्हें दिखते ही मोंटी को रुचिका की याद आ गई। रुचिका को केक्स बहुत पसंद थी। मोंटी ने एक रेड वेलवेट पेस्ट्री रुचिका के लिए पैक करने को कहा और वहीं खड़े होकर वेट करने लगा। मोंटी मन ही मन हिसाब लगा रहा था, साथ ही नई जॉब के बारे में भी सोच रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, ये घर का सामान खरीदते हुए नहीं। मोंटी ने आवाज सुनकर बगल में देखा, माला खड़ी थी। मोंटी कुछ कहता इससे पहले ही माला ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इस सस्ते मॉल में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए ये सस्ता हो सकता है, लेकिन मुझ जैसे मिडिल क्लास लोग यहाँ से अपना घर चलाते हैं। मोंटी ने माला से नजरें हटाकर सामने देखते हुए कहा, गुस्से में भी तुम कितने प्यारे लगते हो मोंटी, लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा नहीं है। मेरे अंदर बस तुम्हारे लिए प्यार है। हमें साथ होना चाहिए था। माला ने खोए हुए स्वर में कहा, सर आपका ऑर्डर। लड़के ने बॉक्स मोंटी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू।
मोंटी ने बॉक्स लेते हुए कहा तो माला की तंद्रा टूटी और वह मोंटी के साथ साथ चल पड़ी। मोंटी काउंटर के पास आया और एक एक करके सामान टेबल पर रखने लगा। माला ने भी उसकी हेल्प करने के लिए सामान उठाया। मोंटी ने देखा तो उसके हाथ से सामान छीनते हुए कहा, तुम ये क्यों कर रही हो माला? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोंटी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा तो आसपास के लोग मोंटी और माला को देखने लगे, लेकिन माला को तो मोंटी के अलावा जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस मुस्कुराते हुए मोंटी को देखती रही। उसकी इस हरकत पर मोंटी ने अपना सर झटका और फिर बिल पे करके अपना सामान लेकर वहां से चला गया। माला एक बार फिर मोंटी के पीछे पीछे चली आई। मोंटी मॉल से बाहर चला आया। उसने माला को अपने पीछे आते देखा तो रुका और रुककर गुस्से से कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या कमी है मुझ में? क्या मैं रुचिका से कम हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? माला ने तकलीफ भरे स्वर में कहा। मोंटी ने सुना तो वह उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो माला, इतनी कि किसी को भी तुमसे पहली नजर में प्यार हो जाए। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो, लेकिन तुम रुचिका नहीं हो, ना ही कभी उसकी जगह ले सकती हो। इसलिए ये पागलपन छोड़ो और मुझे परेशान करना बंद करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। इस वक्त मैं अपनी लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम उसका हिस्सा बनो। मोंटी की बात से माला खामोश हो गई। धीरे धीरे ही सही उसे समझ आ रहा था कि मोंटी के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना ही कभी होगा। माला को खामोश देखकर मोंटी वहां से जाने लगा। वह पार्किंग में चला आया। माला भी पार्किंग की तरफ आई क्योंकि वहां खड़ी गाड़ी उसी की थी, लेकिन वह गाड़ी तक जाती से पहले ही दो लड़के उसे परेशान करने लगे। माला उनसे बहस करने लगी। मोंटी ने एक नजर देखा और उसे इग्नोर करके अपनी बाइक निकालने लगा। लड़कों ने माला को तंग करना जारी रखा। हद तो तब हो गई जब खींचा खींची में माला नीचे जा गिरी और लड़के उस पर हंसने लगे। मोंटी ने देखा तो बाइक साइड में लगाई और माला को उठाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? लो, ये आया इसका हमदर्द, शायद इसका बॉयफ्रेंड होगा, एक लड़के ने कहा। तो दूसरा लड़का हंसने लगा। अरे नहीं नहीं, इसका हस्बैंड होगा, दूसरे लड़के ने कहा। मोंटी ने माला को संभाल कर खड़े किया और हंसने वाले लड़के की कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, मैं कोई भी हूं लेकिन वो एक औरत है, और तुम्हारे माँ बाप ने शायद तुम दोनों को ये नहीं सिखाया कि एक औरत से कैसे पेश आते हैं। मोंटी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहां से। माला ने मोंटी को लड़के से दूर किया और साइड में आ गई। तुमने उसका कॉलर क्यों पकड़ा? माला ने मोंटी से सवाल किया। और उन्होंने जो किया वो लोग किसी लड़की के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते, मोंटी ने गुस्से से किया। उन्होंने किया तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ा? तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है, माला ने भी गुस्से से कहा। मोंटी गुस्से से माला को देख रहा था कि एकदम से उसने माला का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। माला उसके सीने से आ लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये एकदम से क्या हुआ। सड़क के उस पार खड़ी रुचिका हैरानी से यह नजारा देख रही थी। कुछ वक्त पहले ही बस से उतरी थी और जैसे ही जाने लगी उसे सामने खड़ा मोंटी नजर आया, जिसकी बाहों में माला थी, और ये पल रुचिका का दिल तोड़ने के लिए काफी था। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। सुबह शीतल ने जो पराठे मिसेज आहूजा और मिसेज शर्मा के साथ साथ मिसेस गुप्ता को खिलाए थे, उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। दिन भर दोनों बाथरूम में रही। शीतल ने उन दोनों का ऐसा मजा चखाया था जिसके बारे में दोनों ने सोचा भी नहीं था, ना ही वो चाहकर किसी को बता सकती थी। दोपहर बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ और शाम में दोनों अपार्टमेंट की लॉन में मिली। ये शीतल की बच्ची तो हमारी सोच से भी ज्यादा आगे निकली। आप मानो या ना मानो मिसेज गुप्ता, उसने पराठों में कुछ तो मिलाया था। मिसेज आहूजा ने गुस्सा होकर दबी आवाज में कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन क्या फायदा, मिसेज शर्मा तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो अपनी बहू में कोई गलती नजर नहीं आती। देखा कैसे वो उसी की साइड ले रही थी। मिसेज गुप्ता ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लेकिन उस शीतल को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। उसे क्या लगता है वो बहुत होशियार है। मेरा नाम मिसेज आहूजा है। अगर मैंने उसे मिसेज शर्मा की नजरों में नहीं गिराया तो मेरा नाम बदल देना। मिसेज आहूजा ने आंखों में गुस्से और नफरत के भाव भरते हुए कहा।
मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन क्या फायदा, मैं उस शीतल को छोड़ने वाली नहीं हूं। आप ये कान खोलकर सुन लीजिए मिसेज गुप्ता। अरे नहीं मिसेज आहूजा, जाने दीजिए ना, बच्ची है वो, और वैसे भी इतनी बुरी नहीं है। मेरा शुभ तो उसकी बड़ी तारीफ करता है, मिसेज गुप्ता ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा। लेकिन इस अपार्टमेंट के बच्चों को ये सीखने की बहुत जरूरत है मिसेज गुप्ता कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। उसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। मिसेज आहूजा ने कहा कि अगले ही पल उनके कानों में शीतल की आवाज पड़ी। वह पीछे वाली बेंच पर झाड़ियों में बैठकर फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता ने देखा तो बेंच के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। अरे हाँ, पैसों का इंतजाम हो चुका है, जितना तुमने कहा था उतने ही है, बस तुम ये बताओ कब आना है, शीतल ने दबी आवाज में कहा। मिसेज गुप्ता और आहूजा एक दूसरे को इशारा करते हुए खामोशी से शीतल की बातों को सुनने लगी। क्या कहा? पैसे कहाँ से आए? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है सार्थक अच्छा कमाता है। वैसे तो वो सारे पैसे अपनी माँ को देता है, लेकिन कभी कभी मैं उसके पर्स से पैसे निकाल लेती हूँ। बस ऐसे ही सब थोड़ा थोड़ा जोड़कर मैंने इंतजाम किया है। अब बस तुम वो डायमंड का नेकलेस तैयार रखो, शीतल ने खुशी और हैरानी से भरे शब्दों में कहा। शीतल की बात सुनकर मिसेज आहूजा की आंखें चमक उठी। शीतल से बदला लेने का एक मौका उनके सामने था और इसी के बारे में सोचकर वे मन ही मन खुश हो रही थी। ध्यान रहे माँ और सार्थक को ये बात पता न चले। मैं कल सुबह आकर तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? अभी फोन रखती हूँ, किसने मुझे यहाँ देखा तो शक हो जाएगा। शीतल ने फोन काटा और गुनगुनाते हुए वहां से चली गई। मिसेज आहूजा और मिसेस गुप्ता उठ खड़ी हुई और एक दूसरे की ओर देखकर कहा, डायमंड का नेकलेस? दोनों को दाल में कुछ काला नजर आने लगा और कुछ देर बाद दोनों वहां से चली गई। चंडीगढ़ अवि का घर। मंदिर में दर्शन करने के बाद अवि ने सबको घुमाया। दोपहर का खाना भी सबने बाहर ही खाया और शाम में वापस घर लौट आए। विपिन जी और आराधना जी थक चुके थे, इसलिए नैना ने उन्हें कमरे में आराम करने को कहा और भोला से कहकर उनके लिए शाम की चाय कमरे में ही भिजवा दी। सौंदर्या जी भी फ्रेश होकर अपने कमरे में चली गई। निवेदिता का घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपनी दोस्त से मिलने बाहर गई थी। लेकिन अब तक घर में सबको पता चल चुका था कि वह घर आ चुकी है, इसलिए सब बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी नैना। निवेदिता के वापस आने से कम उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। दिन भर घूमने से नैना भी काफी थक चुकी थी, इसलिए फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। अभी हॉल में ही था। भोला उसके लिए कॉफी ले आया। कॉफी पीकर अभी जैसे ही जाने लगा, घर के नौकर ने आकर अभी को एक लिफाफा देते हुए कहा, सर ये आपके लिए आया था। अभी ने लिफाफा देखा, वो विवान के हॉस्पिटल से था। लिफाफा देखते ही अभी को याद आया कि उसे आज सुबह नैना की रिपोर्ट्स लेनी थी। अभी ने लिफाफा लेकर नौकर से जाने का इशारा किया और विवान को फोन लगा दिया। हेलो, हाँ अभी, विवान ने फोन उठाकर कहा। सॉरी, वो मैं तुमसे रिपोर्ट लेना भूल गया था। अभी ने कहा, तुमने रिपोर्ट्स देखे? विवान ने थोड़ा हैरानी से कहा, नहीं अभी मेरे हाथ में ही है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? अभी ने धड़कते दिल के साथ पूछा। तुम पहले रिपोर्ट्स देख लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूं, विवान ने बुझे स्वर में कहा और फोन काट दिया। अभी ने फोन काटकर जेब में रखा और नजरें रिपोर्ट्स पर जमा ली। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 47। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।